कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, मेट्राइज के डायरेक्टर हैं। आप अभी से ही गड़बड़ कर दिया, गुप्ता जी बना दिया। माफ कीजिएगा, मनोज सिंह जी। गुप्ता जी मेरे बगल में, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आज कंफ्यूजन, जातियों में कंफ्यूजन बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। फोन किसके खराब है, सॉरी सर। मैं समझ रहा हूँ। मनोज सिंह जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। मैंने सबके सरनेम पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताया, ठीक। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, इस पर हम बाद में आएंगे, ये इशू आएगा बाद में, सरनेम वाला, जात वाला। लेकिन पहले तो आज जो कहानी हुई है साहब, बहुत ही मजेदार हो गई है कहानी, कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सारे आरोपी दिल्ली के शराब घोटाले के कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। आरोप मुक्त इंपॉर्टेंट है। आरोप मुक्त ये कि ट्रायल से पहले कहा कि ये तो आरोप ये बनते ही नहीं है, ये प्राइमा फेसी ही नहीं बनते इनके ऊपर, आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि मैं इनके ऊपर ये केस लगा के, ये चार्ज लगा के केस करूं, ये जज साहब ने बोल दिया। अब इसके बाद जो तूफान आया हुआ है इस वक्त देश की राजनीति में, वो कहां तक जाएगा ये समझेंगे हम। आपने दिन भर में ये तो जान लिया कोर्ट में क्या हुआ, ये आपने जान लिया केजरीवाल जी क्या बोले, वो सब, उससे आगे की बात हम आपको बताएंगे। इसका असर देश की राजनीति पर, इसका असर, इस फैसले का कितना बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल अभी किन किन जगहों पर एक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल का पंजाब का चुनाव खड़ा है सामने। अब इस केस के फैसले के बाद पंजाब में क्या असर होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये तो मैच फिक्स है बीजेपी और इनके बीच में, नहा धुला के वॉशिंग मशीन में डाल के बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को नला धुला के सामने पेश कर दिया। क्यों? पंजाब का इलेक्शन है, इसीलिए कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे अरविंद केजरीवाल को जिताना पड़े, इसलिए बीजेपी ने ऐसा कुछ करवा दिया। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। गुजरात में अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन है, वहां उन्होंने अपनी एक जैसी भी जितनी भी जमीन तैयार कर ली है, उसकी बात हम लोग करेंगे। फिर आगे आसाम, बंगाल, यूपी सब बताएंगे, क्योंकि मनोज जी बैठे हैं और कागज भी लेके आए हैं बहुत सारे, तो कुछ तो बताएंगे ये। लेकिन पहले बाकी राज्यों की बात करने से पहले ये आप सब जानना चाहते होंगे कि इस वक्त केंद्र सरकार के अंदर क्या चल रहा है इस फैसले के बाद। ये एजेंसी की हार है कि बीजेपी की हार है कि मोदी सरकार की हार है? तो अब ये देवेंद्र जी बता सकते हैं, आपने जरूर बात की होगी, देखिए दिन भर लोगों से इस केस के बारे में, क्या राय है सेंटर में, क्या राय है इसके बाद? ये तो शौक के तौर पे तो बीजेपी इसको देख ही रही है, और शौक के तौर पे इस लिहाज से कि अभी तक कोर्ट के हिसाब से ही अगर आप देख लें तो कोर्ट ने बेल, जब अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया बेल के लिए गए, और कोर्ट की जैसी जैसी टिप्पणियां आई, जो जो ऑब्जर्वेशन रहे थे, उन ऑब्जर्वेशन की अगर आप फहरिस्त उठा के देख लें और आज के जजमेंट को उठाकर अगर आप देखें तो उसमें कोई तारतम्य नज़र नहीं आएगा। दूसरी चीज़ को, ऐसा नहीं था कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के ही ऑब्जर्वेशन थे, हाई कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन आए, और हर कोर्ट के दरवाजे पे वो गए और उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि हाँ कितना घाटा हुआ, जो कि सीएजी की रिपोर्ट में। तो एक तरफ वो तथ्य है, अब सीएजी के मेथडोलॉजी के तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई उसमें ये गड़बड़ हो गया। तो सीएजी ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी के चलते कितना नुकसान हुआ। कोर्ट उसके बाद एजेंसी जांच कर रही है, जैसे जैसे एविडेंस, जैसे इतने सारे फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नष्ट किए गए, उस पर भी कोर्ट की टिप्पणी आई थी। उन सारी टिप्पणियों के बाद अगर इस तरह का जजमेंट आ रहा है तो समझा जा सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं देवेंद्र जी, क्या आपकी बातचीत पे अगर हुई है जितने भी लोगों से, क्या आपको ये सेंस मिला कि सेंटर में बैठे लोग या एजेंसी में बैठे लोग जो हैं टॉप पे, वो अभी भी कन्विंस्ड हैं कि नहीं ये केस है और ये केस जो है मजबूत है? एग्जैक्टली सौरभ, मैं अभी तक जो अभी मैंने बोला वो ये उनकी बात ही मैं बोल रहा हूँ। वो उन लोगों ने जो हमें बताया कि, और पहला तर्क यही बताया गया कि जैसे जैसे आप जब बेल के लिए गया आप हर एक टिप्पणी उठा के देखिए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था तब, ठीक है, उन सबूतों को लेके सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, सबूत इतने ज़्यादा थे, और जब इनको बेल भी दिया गया था तो ये भी बताया गया कि बेल देने का आधार क्या था। जब फाइनली बेल भी मिला सुप्रीम कोर्ट से, तो बेल देने का आधार ये नहीं था कि हाँ उसमें कोई ऐसी चीज़ है। तो अभी सीबीआई जब ऊपरी अदालत में जाएगी
तो उनको लगता है कि नहीं अभी वहां पर हम रिलीफ हाँ, मिलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा। उसमें निश्चित तौर पे वो ये मांगे चल रहे हैं कि ऊपरी अदालत में ये केस अपने जस्टिस तक पहुंचेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू सर ये ज़रूर है कि 2G मामले को अगर उठा के देखें तो 2017 में वो केस आया था और आज तक फिर सुनवाई के लिए ऊपरी अदालत में लगा नहीं, इतना लंबा वक्त लग गया। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सत्य जीत गया, मैं जीत गया, मैं बरी हो गया। और उन्होंने फिर क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? ऐसे ही बोले, अरविंद केजरीवाल जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गई? जिनके ऊपर इतने इल्जाम है वो जेल नहीं गए, हम ही जेल में गए केवल, ये उनका कहना था। तो वो कांग्रेस के साथ अपनी लाइन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी और वो होनी भी है पंजाब के इलेक्शन में। कांग्रेस ने क्या किया वो और इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन है वो ये है पवन खेड़ा जी का, पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को नहला धुला के वॉशिंग मशीन से निकाल के पेश कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इसमें बलि हमारी ही चढ़ानी है बीजेपी को, चाहे अरविंद केजरीवाल जीत जाए। पहले मुझे आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के आज बरी हो जाने का देश की राजनीति पर कोई फर्क पड़ना है क्या? देखिए, जब आम आदमी पार्टी के ऊपर फर्क पड़ रहा तो देश की राजनीति में कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको करप्शन के आधार पे आप दिल्ली में एक माहौल बनाकर सरकार तो आप जीत कर आए ही थे, एक बड़ी सरकार थी, हमने आरोप लगाया कि ये करप्ट है। डेवलपमेंट के नाम पे कभी दिल्ली के लोगों ने जो था एक्सपोल नहीं कर रहे थे और उनको लगता था कि केजरीवाल कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। यदि फ्री का बात कही जाए तो शुरुआत तो उन्होंने की दिल्ली में तो आप सर 4 साल बाद मैं इलेक्शन वही होगा। कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीजें उन्होंने खड़ा किया था और फिर गए पंजाब में, पंजाब के लोगों को साथ कनेक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी इमेज जो सबसे बड़ा नेता थे वो अरविंद केजरीवाल थे और उनके ऊपर इस तरह का करप्शन के चार्जेज लगे और उसके बाद वहां पे भी इनकी पकड़ कमजोर हुई और इतने पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जब भी जाते थे तो ये प्रश्न उठता था कि आपका तो नेता भ्रष्ट है, आपका जेल गए, उनके ऊपर केसेस चल रहा है। तो ये एक जो बड़ा बैरियर था जो उनको काउंटर किया जाता था जनता के द्वारा, उस बैरियर का आज के डेट में समाप्ति है। पंजाब में इसका असर होगा, 100% असर होगा और पंजाब ही नहीं बहुत जगह असर होगा। और केजरीवाल जहां जहां है, और केजरीवाल जी हैं कितनी जगह जो आपने कह दिया अब हर जगह असर होगा? आप दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये सब वो ऐसे स्टेट है जहां पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जहां कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। ये कांग्रेस का बेस वोट को अपने पास ले आते हैं। देखिए अभी गुजरात में भी लोकल बॉडी इलेक्शन इस साल है, अगले साल लगभग 2 साल मान लीजिए, दिसंबर में जाके अगले साल होगा विधानसभा का इलेक्शन। पंजाब में अगले साल इलेक्शन हो जाएगा। तो मैं पंजाब की बात, आप कह रहे हैं पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी भी हावी थी, केजरीवाल जी के ऊपर करप्शन का चार्ज भी हावी हो गया था, तो इनको रिलीफ मिलेगा पंजाब, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कहे ना कि एक आम कार्यकर्ता जब पब्लिक के पास जाता है तो उसको अपने नेता के बचाव में कुछ बोलना पड़ता है और उसके नेता ही जब आरोपी हैं तो उसको बोल नहीं पाता था, अपनी बातें नहीं बता पा रहा था कि हम डेवलपमेंट। कांग्रेस का दर्द सही है, मतलब यहाँ 100% दर्द सही है, 100% दर्द सही है। एक बार जरा मैं एक बार देवेनी से ही रिएक्शन और शांति जी में आता हूँ फिर, कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को निकाल लिया इस मेस से बाहर। ठीक, अब कैसे वो तो कहेंगे कि एजेंसियों ने केस कमजोर कर दिया, वॉटेवर। दूर 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 तक इसकी कोई संभावना, बड़ी ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, है कोई? इसमें एक चीज़ देखें सर, पहले तो ये है कि जैसे कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि जुडिशरी को लेके कि कैसे जुडिशरी पे भी दबाव डाला जाता है, सरकार दबाव डालती है। तो अब दोनों बातों नहीं हो सकती ना। और उसमें ये इस वाले केस को अगर देखें कि जो आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच, तो एक चीज़ मतलब जितनी बातचीत मेरी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है पार्टीज़ के बारे में या नेताओं के बारे में, दुनिया में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में वो आखिरी व्यक्ति केजरीवाल होंगे जब बीजेपी के नेता, बड़े नेता उनके लिए सिंपैथी रखेंगे। उससे पहले मैं भारत की से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखते, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक अराजकतावादी तत्व के तौर पे देखते हैं। अरविंद केजरीवाल को वो इस तौर पे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये भी सोचा कि चलो आतंकवाद के सहारे अगर पंजाब अलग बन गया, जो उनका वीडियो आपने देखा होगा, वो कुमार विश्वास ने क्लेम किया था। हाँ, तो उस तरह की चीज़ में तो वो बीजेपी के नेता, हर बड़े नेताओं के अंदर ये है कि ये अरविंद केजरीवाल देश के लिए ठीक नहीं, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। अब 26 जनवरी पे कुछ बोलना, 15 अगस्त को कुछ बोलना, कहीं धरना प्रदर्शन करना, अरविंद केजरीवाल के साथ कोई डील या कोई चुनाव के लिए या कोई पॉलिटिकल समझौता बीजेपी कर लेगी? इट इज इम्पॉसिबल, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सपने में भी बीजेपी के लोग ये नहीं सोचेंगे, चाहे उसका पॉलिटिकल डिविडेंड कुछ भी मिल रहा हो। ओके, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात थी, बीजेपी को अपना फायदा होता तो भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ वो काम नहीं कर सकती। अच्छा,
तो ये बात एक बड़ी इम्फेटिकली बात बताई। फिर इस बात को देखिए सीबीआई ने कोई अपनी चार्जशीट, कोई अपना आरोप कम ज़्यादा नहीं किया ना, तो वही फैक्ट जो थे, जैसे उन्होंने बताया, कम से कम 6 या 7 बार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो और सिमिलर में लग गए, वो 6-7 बार अलग अलग कोर्ट्स में वो बेल के ले गए और प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लिया, चाहे मनी ट्रेल का हो, चाहे पॉलिसी का हो, उससे जो लॉस हुआ कि वो एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के लिए बनाई गई थी। जो इस बार वाली जो डिबेट हुई, अगर आप पढ़ें तो उसमें साउथ लॉबी पे बहुत देर तक डिस्कशन हो रहा है कि आपने टर्म क्यों यूज़ करा है, डेरोगेटरी लग रहा है। वो मेरिट्स ऑफ द केस की डिबेट बहुत कम हुई अगर आप देखें तो, और वो सीधे खारिज कर दिया गया, इसमें तो केस नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से वो किसी भी और कोर्ट में जाएगा, किसी और सेट ऑफ मतलब क्लियर जजमेंट ऑफ आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के आरोप नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट, हम तो एनालाइज करने हाँ, बैठे हैं ना। आज तो केजरीवाल बोलेंगे ना, आज क्या बोला, 23 आरोपी वरी हुए हैं। हाँ, ये उन्हीं को नहीं, सारे बरी हो गए, सारे को बरी किया। और अब ये जब तक अब जाए सीबीआई ऊपरी अदालत में, उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, केजरीवाल जी पर जो आज आदेश आया ये रुक जाए तो अलग कहानी होगी। लेकिन मैं तो कहता हूं तब भी, अब जब तक केजरीवाल कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक केजरीवाल ये कहेंगे मैं तो बरी हो गया था, बिल्कुल मैं तो बरी हो गया था। उनका बनता भी है। लेकिन इसको कहना है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, इसमें मेरिट इसलिए नहीं क्योंकि सीबीआई ने कोई चार्ज ड्रॉप नहीं करा। उनकी जो चार्जशीट थी, उनके जो आरोप थे वो सेम के सेम थे, तो उन्होंने या तो कुछ वीक नहीं कर दिया ना पिछले बार के जो भी। आपको लगता है कि उनको अब इलेक्टोरली इसका बेनिफिट मिलने वाला है? मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। बड़ी इमेज है, बड़े नेता हैं, उन्हीं के नाम पे पार्टी चलती है, और पंजाब का इलेक्शन आ रहा है उसमें उनको फायदा मिलेगा। गुजरात का लोकल बॉडी आ रहा है, और लोकल बॉडी के इलेक्शन क्योंकि आजकल बहुत चर्चाओं में रहते हैं, आज से 10 साल पहले हम पता भी नहीं करते। और इनके जो लीडर होते हैं आम आदमी पार्टी के, वो बहुत बड़े लीडर नहीं होते हैं, उन छोटे जगहों से आते हैं जो लोकल बॉडी में आप देख रहे हैं ना, उसी में से चुनकर उनको बड़ा लीडर भी बनाया जाता है। इसलिए इनका जो फोकस भी रहेगा वहां पे गुजरात में, वो यही रहेगा कि उन छोटो जगहों पे कौन सा ऐसा नेता है जिसके पीछे वोटर हैं, और उसको ये खड़ा करना चाहेंगे कि ताकि विधानसभा में हमको सीधा उसका। गुजरात तो अभी दूर है, पंजाब की रिपोर्ट वैसे आपकी क्या कह रही है? मैं केवल केजरीवाल जी पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपसे ओवरऑल होलिस्टिकली पूछ रहा हूं। देखिए, आम पब्लिक वहां पे परेशान जरूर है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप आज मुझसे पूछिएगा तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़कर जीत कराना अभी थोड़ी सी दूर की कहानी है। कांग्रेस आ सकती थी, लेकिन अब मुश्किल हो गया उसके लिए। अब मुश्किल इसलिए हो गया कि उसके पास इस तरह का नेता नहीं है। अब तो ये कहेंगे ना कि भाई देखिए एक ईमानदार नेता मैं हूं, और सोनिया, राहुल और ये लोग जो तो बेईमान है, जो बीजेपी के साथ इस तरह से अब चेहरे समाप्त कर दिया इन्होंने। तो इसका फायदा तो 100% वहां मिलना है आम आदमी पार्टी को। और जो उन्होंने आरोप इसलिए लगा रहे कांग्रेस की, कांग्रेस को ये लग रहा था कि मैं वहां चुनाव जीतकर आ सकता हूं और अब केजरीवाल के कारण मेरा जो नुकसान होगा, तो सीधा आरोप लगा दिया बीजेपी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलर, और उनके ऊपर चुनाव भी नहीं होने जा रहा है। वो चुनाव तो लड़ेंगे केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लड़ेगी। नहीं, हम बीच में सुनना शुरू किया था हमने, और जब इनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया था कि अरविंद केजरीवाल से अलग इनकी एक लोकप्रियता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे यदि आप देखेंगे तो उनसे काफी लोग आगे में हैं। उनकी वैसी माने इमेज नहीं है कि बहुत अच्छे क्या कहिएगा काम करने वाले हैं, या उनके कोई विजन है, या कोई बहुत ईमानदार नेता, इस तरह का कोई नहीं है। उनको माना यही जाता है कि ये शेडो किसी के, और उसके साल भर है वैसे पंजाब में, लेकिन कुछ सुगबुगाहट पंजाब के इलेक्शन की सुन रहे हैं उसमें। सर, एक तो पंजाब के लोगों की पसंद भगवंत मान नहीं है, अरविंद केजरीवाल की पसंद है, और उसी रूप में वो उनके लिए यूजफुल हैं। और इस वर्डिक्ट का बड़ा फायदा ये मिलेगा कि 3 स्टेज पे अगर आप देखें, पहली बात अरविंद केजरीवाल के खुद के मोराल पे, चुनाव हारे दिल्ली में जिस तरीके से हारे, वो उनके लिए एक बड़ा सदमा था, एकदम से अंधेरे में चले गए थे। दूसरा उनके अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के मोराल के लिहाज से, और तीसरा वो वोटर्स जो कि बीजेपी को या इस तरह कांग्रेस को मानिए पसंद नहीं करते, उनके अंदर एक फिर से उम्मीद जताना कि देखो मैं तो ठीक था, कोई करप्शन मैंने नहीं किया था, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा था। तो 3 स्टेज पे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और निश्चित तौर पे पंजाब के इलेक्शन को अगर लिहाज से देखें तो प्लेयर मेन यही दो हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीजेपी का वहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। तो उस कंडीशन में अरविंद केजरीवाल के लिए आप समझ सकते हैं, और कि पंजाब के इलेक्शन के लिहाज से एक तो वरदान है ही है। दिल्ली में भी अब वो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उस पर लगेंगे, खासतौर पे वो झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स जो कि ये मान के चल रहे थे कि पहले कि अरविंद केजरीवाल बड़े ईमानदार, फिर लिकर पॉलिसी आई, फिर उसमें इतने सारी चीज़ें चली, वो उन्होंने मान लिया कि ये भी भ्रष्ट ही निकले। उस तरह के वोटर्स, या फिर वो पढ़ा लिखा तबका जो मानता था कि अलग तरह की राजनीति, वो तो अलग हुआ। दिल्ली में ऐसा वोटर तो बहुत अरविंद केजरीवाल से अलग हुआ जो पहले उनके साथ था, लेकिन उसके बाद में लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन सबों को एक बड़ा मैसेज इस कोर्ट से बढ़। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझसे कहते थे आप खामोश क्यों हैं, आप दिखते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं, तो मैंने तय किया था जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं
नहीं बात करूंगा और मैं आप आज बात कर रहा हूं, आपको लगता है अब दिल्ली सरकार के नाक में दम करेंगे? निश्चित तौर पर नाक में दम करेंगे। और पहली बात जो उन्होंने कही ना कि मैंने तय किया था, वो तय इसलिए नहीं किया था कि उनकी कोई मॉरलिटी थी, तय इस लिहाज से किया था कि तब वो बोलते तो उस बात का कोई मतलब नहीं था, जनता मजाक उड़ाती। अब वो जितना बढ़ चढ़ के बोलेंगे वो जनता में इको करेगा, उनके अपने समर्थकों में इको करेगा, और दिल्ली सरकार के लिए अब ज्यादा मुसीबत होगी। छोटी सी बात को, बहुत दिनों बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो अटपटा वीडियो है, वो कोहली समाज के बीच में बोल रहे हैं, कह रहे हैं विराट कोहली भी कोहली समाज में है, मतलब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ। ये कब हुआ? अभी उनका वीडियो वायरल हुआ। हाँ, अभी वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ उनका वीडियो तक वायरल नहीं हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था वो है कहाँ बात कर रहे हैं। ये 4 दिन पहले से किसी में पगड़ी बांध के कहीं पे भाषण दे रहे हैं। अरे अब जरा अगली राज्य की बात कर लें, यूपी की बात कर लेते हैं। बाबा तो लौटा है ना, आज ही जापान वापस से लौटा है रात में। हाँ, आज रात में भाई जापान की वीडियो खूब, सिंगापुर जापान की वीडियो खूब चले योगी जी के, खूब मैंने देखा वायरल हुए। हाँ, तो यूपी में इलेक्शन तो लड़ते हैं केजरीवाल, लेकिन कोई केजरीवाल इफेक्ट नहीं है वहाँ पर। एक कागज में कुछ है यूपी वाला कागज? नहीं, ऐसे भी आप पूछेंगे तो बिना कागज का भी जा सकता है। क्या चल रहा है यूपी में सर? नहीं, यूपी में मैंने बोला ना कि बीजेपी के लिए विपक्ष उतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरीके से जातीय लड़ाई छिड़ी हुई है और लोग को समझ में नहीं आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई बुनियार, कोई लाला ब्राह्मण, ये पंडित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और जिसमें अपर कास्ट के साथ साथ उसमें ओबीसी भी वोटर देकर करते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि जो लोग जातीय राजनीति उसमें करना चाहते पार्टी के अंदर, यदि उस पार्टी से निकलकर आपकी जातीय पकड़ इतनी है तो आप उसको दिखा दीजिए। चाहे आप आज योगी आदित्यनाथ को भी बाहर निकालकर आप देखेंगे, पार्टी के बाहर निकालकर देखेंगे, तो वो जातीय पकड़ उनको नजर नहीं आएगी। होता क्या है कि जो भी किसी भी पार्टी का लीडर जिस जाति का खड़ा होता है, तो वहां पे उस राज्य में उस जाति का थोड़ा सुबाल जरूर आता है। ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत वो गए हैं तो गए हैं, यदि आज ब्राह्मण नेता भी बैठाएंगे तो उस तरह का आएगा, यादव नेता बैठेंगे तो वो आएगा। आपने जाति से बात क्यों शुरू की यूपी की? जो जाति की बात की कि मैंने कहा ना कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती वहां पे जो बना हुआ है कि पार्टी के अंदर किस तरीके से इस समीकरणों को बना कर, चूंकि यूजीसी से एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और जब हमारी ये नुकसान है तो उसको हम आपस में लड़कर पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें आपस में तालमेल बना कर रखना होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी का कोई मंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। अरे बहुत लोग कहते हैं कि ये जो यूजीसी वगैरह जो भी हुआ, एक तो ये नाराजगी कितनी बची है, कितनी दूर तक चलेगी, अभी बचेगी 27, वही मतलब 1 साल है, कितना टाइम, और अब मामला भी शांत हो गया। मैं कहता हूँ फिर भी अगर थोड़ी बहुत है भी मान लीजिए, तो उसके काउंटर में तो सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ खुद है भाई। वो सन्यासी हैं, जाति नहीं होती सन्यासी की मान लीजिए, लेकिन एक उनको जो पेश किया जाता है ठाकुर नेता के तौर पर, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काउंटर बैलेंस तो ये खुद ही है अपर कि भाई एक ठाकुर नेता ही मान लीजिए अगर उनको तो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। दूसरा सौरभ, जैसे कहा जाता है कि मोदी और भाजपा 2 अलग चीज़ हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी है। योगी का अपना वोट है, योगी की अपनी पर्सनालिटी है, तो वो और भाजपा, जिस तरह से भाजपा पे जो गलती मढ़ी जाती है वो योगी पे नहीं मढ़ती है, उन पे नहीं चिपकती है। यस, नहीं उनका जो उनके यूजीसी वैसे भी क्योंकि सेंटर का है तो उन पे किया था नहीं, उनका नहीं चिपकेगा ये। अच्छा, ये योगी जी या वो शंकराचार्य जी वाला जो कुछ मामला चल रहा है, जितनी मीडिया स्पेस है मिल रही है इसको, जितनी हम बात कर रहे हैं, उतनी जनता बिल्कुल उतना है क्या? नहीं, जनता के अंदर रिएक्शन नहीं है सौरभ जी। आजकल उत्तर प्रदेश में इतना घूमना हो रहा है, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ लोगों को मुद्दा पता तक नहीं है। शंकराचार्य मतलब पता है कि हाँ अच्छा कुछ हुआ क्या, वो हुआ क्या, क्योंकि दोबारा जब पॉस्को वाला केस हुआ तो फिर आ गया दोबारा से, नहीं तो वो इट हैज नो इफेक्ट। देखिए कई बार कहते हैं जैसे वो शंकराचार्य, उनकी कोई ऐसी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है ना, मतलब उससे ज़्यादा कथावाचक की ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। जिस तरह से वोटर उससे रिलेट कर रहा है लोगों को, अब लोग जाके मठों के नाम याद कर रहे हैं कौन से 4 पीठ हैं, तो वो रिवर्बरेट नहीं कर रहा। यही अगर चुनावी वर्ष में होता तो अलग बात थी, लेकिन वो नहीं, 27 तक तो बात आई। तो योगी जी के जितने, मतलब बीजेपी की सरकार के प्लस योगी जी के जो भी काम करने वाले फैक्टर थे, योगी जी की छवि, करप्शन फ्री, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं सुरक्षित, ये सब डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, यही सब अभी यूपी में आपको लगता है कि यही इश्यूज बज रहे हैं? इसमें एक चीज़ है सौरभ की, जैसे जिन मुद्दों को आपने बताया वो मुद्दे प्लस पॉइंट से बीजेपी के लिहाज से हैं ही, लेकिन अगर यूपी जैसे बड़े स्टेट में तीसरी बार जब आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो एक एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती रहती है। समझा जा सकता है कि इतने बड़े स्टेट में 3 बार लगातार अगर कोई जा रहा है कोई सरकार। दूसरी चीज़ कि अभी का जो माहौल है और चुनाव से पहले के 3 महीने का जो माहौल है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है कई बार। अभी के माहौल में के हिसाब से अगर देखें तो चैलेंजेस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसे यूपी के आप बड़े नेताओं को उठा के पूछें कि कैसी स्थिति है तो ज़्यादातर उसमें आपको ये बताएंगे कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे 3-4 महीने पहले चुनाव का माहौल जब बनना शुरू होता है ना, तो ये कास्ट का नैरेटिव जो है या
ये विषमता, वो गुटबाजी, वो सब किनारे चला जाता है, फिर बड़े बड़े इश्यूज सामने आएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर आएगा, फिर हिंदुत्व आएगा, फिर बड़े डायलॉग उससे आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, और ये दोनों कॉम्बो योगी और मोदी का वो अपने आप में बहुत ताकतवर कॉम्बो है। अभी चैलेंजेस क्या बताते, मानते क्या है अपने लिए बीजेपी वाले? सबसे बड़ा चैलेंज तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाता है शासन को लेकर, दूसरा कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा सरकार को लेके। वो ये बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ता उस रूप में उत्साहित नहीं है। उसके पीछे वजह ये होती है कि बार बार जब आप सरकार में रह रहे हो और आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा धमक हमारा रहे, वो नहीं पूरा हो रहा होता है, तो थोड़ी सी एक निराशा आती है। फिर आप उस सक्रियता से सरकार लाने के लिए जैसे मेहनत करते हो, सरकार बचाए रखने के लिए उस मेहनत में कमी आती है। तीसरी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक लगती है बीजेपी नेताओं से बातचीत में, कि कास्ट का नैरेटिव नहीं चलना चाहिए। अगर कास्ट का नैरेटिव चुनाव जाति पे नहीं जाना चाहिए, चुनाव जाति पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाति पर अगर गया तो इनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा बड़े होंगे। जातियों का कॉम्बिनेशन ये लोग भी बहुत साधते हैं, अच्छे तरीके से साधते हैं, लेकिन नैरेटिव वो नहीं होना चाहिए। नैरेटिव होना चाहिए डेवलपमेंट, नैरेटिव लॉ एंड ऑर्डर, नैरेटिव हिंदुत्व। खासतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य में तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो आज कोई खबर मुझे बता रहा था मैं कि अखिलेश जी ने कांशी राम जी की जयंती को पीडीए दिवस मनाना शुरू कर दिया। हाँ, उसको उन्होंने मनाना शुरू कर दिया। पीडीए दिवस है ये। सौरभ जी, कांशी राम जी पे भी नजर है अखिलेश यादव की, वो इतना जाति पे जाना चाहता है। मायावती जी ने स्टेटमेंट भी दिया कि हमने तो एक जिले के नाम में रखा था, यूनिवर्सिटीज के नाम में काशी नाम रखा था, आपने हटा दिया सर। कासगंज को किया था और कई आपने यूनिवर्सिटीज के नाम, कॉलेज के नाम, बिल्डिंगों के नाम। दिस गोज टू शो कि वो किस तरीके से इसको जाति पे ले जाना चाहते हैं। और जाति पे गया, जैसा पिछला लोकसभा चुनाव गया तो नतीजा देखा आपने। और सबसे बड़ी बात है सरोज जी कि इस बार जो जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि चुनाव जैसे जैसे आएंगे चुनौतियां कुछ अलग तरह की होंगी। एक चुनौती जो सबसे आएगा कि अभी मायावती ने कहा कि मैं 80 ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही हूं इस विधानसभा चुनाव में 27 के। अब उस विधानसभा के चुनाव में उन्होंने एक और भी बात कहा कि हम मुस्लिम वोटरों को भी कैसे साधे, उस पर भी हमारा ध्यान है। यदि AIMIA जहां से वो करे कि नहीं, मैं उनके साथ तालमेल नहीं कर रही हूं, यदि वो हो जाता है, मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, यदि हो जाता है तो मैं बताता हूं बीजेपी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अखिलेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो क्लियर कर चुके हैं कि वो किसी के साथ अलायंस बोला तो है वैसे, और 2-3 बार कर चुके हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है कि यदि अखिलेश AIMIA के पास नहीं जाते हैं तो हम लोग जो अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उनकी अपने वोटरों के बीच में, यूथ वोटरों के बीच में, जिस तरीके से बिहार में हम लोग को लग रहा था कि नहीं इनकी पकड़ बन रही है, आज के डेट में बन रहा है। और उन लोगों का कहना है, मुसलमानों का कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ हमारे नाम, हमारे जाति का यूज करते हैं अपने जीतने के लिए। मुस्लिम यूथ हट रहा है, अभी हट रहा है समाजवादी पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी को शायद ज्यादा राहत दे, और भारतीय जनता पार्टी भी कराती होगी सर्वे और वो देख रही होगी, तो उसके उन पे ध्यान है कि ये जो वोटर हट रहे हैं ये वापस ना आए, क्योंकि इनके पास, अखिलेश के पास इस मुसलमान वोटरों को बचाने के सिवा कोई ऐड करने का मुझे अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा। ये चुनाव के 3 महीने पता चलेगा कि कौन से उनके पास जाति आ रही है। चूंकि ओबीसी का सबसे बड़ा जो जाति कुर्मी कोयरी है, जो उत्तर प्रदेश में भी है, वो जाते हुए उनके पास नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे आपके पास ग्राउंड फीडबैक है। मेरा एक छोटा सा अपना असेसमेंट इसमें ये है, बिहार में योगी जैसा पोलराइजिंग फिगर नहीं था। यूपी का मुसलमान वोटर के नाते आप सोचिए, जब ये होगा कि बीजेपी लानी है कि हटानी है, वो चांस लेगा क्या? योगी के सामने मुस्लिम वोटर चांस लेगा क्या? 2022 में आप देख चुके हैं कि वैसा हुआ है, 19 में आपने देख चुका है कि वैसा हुआ है, तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते। ये वोटर बिखरेंगे। और मैं अभी तो काफी लंबा समय है चुनाव का, जब चुनाव होते हैं तो आप मुझे बुलाते भी हैं, और मैं उस समय इस चीज को, जब चुनाव नहीं होते तब भी बुलाते हैं। जी नहीं, उसमें से तो बुलाते ही हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उस समय आप देखिएगा कि इन वोटरों के अंदर बिखराव। जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लें। आज बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा का ऐलान कर दिया है, तो ये तो बीजेपी के लिए कोई बहुत दिनों से अच्छी खबर दे नहीं रहे पश्चिम बंगाल से। क्या रिपोर्ट है अपनी बीजेपी सारा फोकस इस बात पे रख रही है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो जाए हर बूथ पर। यही कहते हैं। बड़ा चैलेंज वही है कि उनके अपने वोटर्स बूथ तक जाएं और वोट कास्ट कर लें। और ये जो भी प्रक्रिया, जैसे SIR को लेके ही इतना सारा कुछ हुआ, उस सब के पीछे मंशा यही थी कि एक क्लीन तरीके से, पारदर्शी तरीके से, क्लीन तरीके से अच्छे वोटर लिस्ट पे चुनाव हो जाए। अच्छे वोटर लिस्ट का मतलब ये कि फेक नाम के आधार पे TMC के कार्यकर्ता वोट गिरवाते रहें, धमका के वोट गिरवाते रहें, क्योंकि बंगाल में तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। अब पूरे देश में आप देखें कहीं पॉलिटिकल वायलेंस अब नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एक भी पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, और बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में ही आप देखें अभी बम पकड़े गए TMC के दफ्तर से। और जम्मू कश्मीर जैसा राज्य, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है।
तो उस कंडीशन में वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिहाज से। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ममता बनर्जी के कद का कोई फेस जो कि पॉलिटिकल थिएट्रिक्स भी कर सके, वो बीजेपी अब देवेंद्र जी वो काम तो 3 महीने में होने वाला नहीं, नहीं, वो तो 3 महीने में चेहरा तो आ नहीं जाएगा, फिर तभी बीजेपी को लगता है कि हमारे चांस है। अगर वोट दिलवा लिए तो बिल्कुल चांस है, वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे वोट दिले तो माहौल के हिसाब से अगर आप देखेंगे सौरभ, तो पिछली बार की तुलना में बीजेपी जितना शोर शराबा पिछली बार कर रही थी या जैसा माहौल बन रहा था, इस बार का शांत तरीके से है। तो वो माहौल कई बार तब पार्टी बीजेपी बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बनाती है, जब ग्राउंड पे बहुत ज्यादा वोट ना हो तो एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि सारे आप एक वेव क्रिएट कर लें। लेकिन ये राइडर अभी भी लगा हुआ है कि हमारा वोटर अगर निकल पाया तो बहुत अंडरलाइन करके ये राइडर लगा हुआ है, मतलब डबल अंडरलाइन जिसको कह लें कि ये अगर हो पाए तो, और वो वही सबसे बड़ा चैलेंज है, उसी पे सबसे ज्यादा पार्टी काम करते नजर नहीं। बकर ये काम भी तो बीजेपी को ही करना है ना, वही कर रही है, वही मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा फोकस ही वो लोग इस बात पे रख रहे हैं। जैसे उनके प्रभारी या इसके लिए एजेंसी या इसके लिए वो पैरामिलिट्री फोर्स और ये सब वो सब बाहर रहती है ना, वो तो रहेगा सर, वो तो बाहर है, बूथ के अंदर नहीं हो सकता। दूसरा, गांव से निकल के अगर वो आए तो आपका बूथ पे बूथ एजेंट होना चाहिए जो कि सब कुछ फैसिलिटेट कर सके। बीजेपी पिछले इलेक्शन में आप देखें तो हजारों बूथ ऐसे थे जहां बीजेपी का कोई बूथ एजेंट था ही नहीं, मिला ही नहीं। इसको जरा सा एक सेकंड सोच के ना, एक पॉज लेके सोचिएगा। जो बात हमने अभी की है, ये मनोज जी ये बात हर बार यही कहते हैं, देवेंद्र जी ने ये बात बताई। आज छोटी सी कैलकुलेशन बता दो। आज नहीं, मैं कह रहा हूं सर ये सोचने के लिए कि आज के हिंदुस्तान में एक राज्य में चुनौती ये है कि वोटर निकल के वोट कर पाए और फर्जी वोट ना पड़े अंदर जाके ईवीएम। शर्म की बात है ये। सौरभ जी एक बात और आपको बताना चाहिए, 1 करोड़ जो 24 लाख का मामला अटका हुआ है, जो हम लोग अभी ग्राउंड से लोग आकर बता रहे हैं, वो SIR में, वो और इंटरेस्टिंग है। हमने कहा कि 1 करोड़ 24 लाख लोग प्रेजेंट हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर क्यों नहीं ECI कर रहा? तो वहां के लोगों ने जो बताया कि ये 1 करोड़ 24 लाख वो हैं जो बंगाल में बांग्लादेश से ID कार्ड बनाए और जाकर भारत के अन्य राज्यों में टिके हुए हैं। ये यहां नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया है। और इन्हीं नामों का यूटिलाइज कौन करता था भाई? TMC करती। तो ये कटेंगे देखिए कटेंगे कैसे होंगे, ये तो अब TMC और कोर्ट के मामले हैं, लेकिन ये कोर्ट में तो मतलब SIR में आएगा ना, SIR में आएगा, लेकिन वो तो प्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट में चल गया ना, उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर दिया भाई, झारखंड से भी भेजा है, उड़ीसा से भी भेजा है। एक बंगाल पे आप कमेंट कर रहे थे। छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा था कि देखिए भाजपा को वोट करीब 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोग वोट मिलने लगा है बंगाल में, और इनको करीब 50 लाख वोट ज्यादा मिला पूरा अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखूं उसको, अगर आप 200 जो 294 सीट है उसमें बांट दो और हर बूथ में बांट दो तो मात्र 60 वोट हर बूथ पे आता है। हर बूथ पे 60-70 वोट एक्स्ट्रा। तो अगर इस बात को अब आप देवेंद्र जी की और मनोज जी की बात से करें कि वोट सही से पड़ जाए, लिस्ट सही से बन जाए, तो कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। और ये जैसे पड़ सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव था, उस समय सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने बूथ के अंदर CCTV कैमरा लगवा दिया था और वो देख रहे थे कि बूथ के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, आप सर्वे करोगे या हमें अंदर की बात बताएंगे, मतलब ग्राउंड की बात बताएंगे। आप दोनों ने जो राइडर लगा रखा है, तो ये तो इसके आप तो फिर चुनाव के नतीजे तक बता ही नहीं सकते हमको। हाँ बिल्कुल, मतलब वोटिंग बंगाल के बारे में वोटिंग भाजपा सुन रही है, वोटिंग डे तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। वोटिंग डे तक एटलीस्ट मैं तो नहीं मान पाऊंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन पिछले दो इलेक्शन जो ममता जीत कर आई हैं, सौरभ जी दूसरे जगहों पे मेरे ये चले हुए हैं एग्जिट और ओपिनियन पोल, हम अकेला एजेंसी थे जो 100% सही थे। भगवान से मनाऊंगा कि मैं इस बार भी सही हूं। चलिए ठीक है, असम का एक दो मिनट चर्चा कर लेते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था जब ये एक बोरा साहब जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बहुत सारे नेताओं को मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा और 29 तक कराता रहूंगा। पूरा हमने चार्ट बनाया हुआ है किस टाइम किस नेता को जो है ज्वाइन कराना है। असम में कोई फुली कॉन्फिडेंट बीजेपी? हाँ बहुत ज़्यादा, और उस पूरे इलेक्शन को, असम के इलेक्शन की अगर आप बात करें तो असम के मुख्यमंत्री ही हैंडल कर रहे हैं। बाकी कहीं भी राज्य चुनाव होता है तो दिल्ली हैंडल कर रही होती है, लेकिन गुवाहाटी की अगर बात करें असम इलेक्शन को हिमंत बिश्व शर्मा अपने हिसाब से वो मुद्दे तय करना, सारी स्ट्रेटजी, बाकी जो भी लोग वहाँ पे पार्टी की तरफ से उनको ज़रूरत होती है, जैसे अभी दिल्ली से उन्होंने पूर्वांचल मोर्चे के बहुत सारे लोगों को बुलाया, यूपी के लोगों को बुलाया, बिहार के लोगों को बुलाया, जो वहाँ पे पूर्वांचली वोटर्स हैं 2 दिन पहले बुलाया गया, वो वहाँ पे जाके काम करें। तो ये सब चीज़, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो मैन इन कमांड मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ही हैं। और पार्टी ये मान के चल रही है लगभग, उनके अपने फीडबैक लगातार जो आ रहे हैं उसमें पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन, और ये 105 या 106 सीटों पे ही चुनाव, तीसरा इलेक्शन होगा लगातार अगर जीते तो यूपी की तरीके से। असम पे आपको कोई डाउट है? असम पे बम्पर पोलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है देख के, 80-85% होती है। और जैसे कहा कि फ्रंट से लीड करते हैं,
कम लीडर है, स्टेट लीडर जो नेशनल पॉलिटिक्स में बंधे रहते हैं, उनकी चर्चा, उनको इस्तेमाल किया जाता है बाकी इलेक्शंस में, ऐसे कम होते हैं इतने, एक तरह से दूर के प्रदेश के, सेंट्रल प्रदेश के नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए असम में, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, असम हाँ, असम एकदम बीजेपी निकालेगी। और कागज तो उठा लीजिए, मुझे नहीं, लगे तो अब आप मुझे- सर्वे बता मैं रहे जब हैं। फंसूंगा तो उठा लूंगा। 103 सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी ने, हेमंता ने खुद बोला है मुख्यमंत्री ने कि 103 पे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है, तो या तो चुनाव 103 पे ये लड़ने जा रहे हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले भी बोल चुके छोड़ चुके हैं, तो हाँ, बोल वो चुके हैं हम कहा कि सब, भाई नहीं कैंडिडेट करेंगे, नहीं वो है। तो यहां पे आने के बाद, इसके बाद तो जब कांग्रेस के अंदर का टूट, ये दोनों कहीं ना कहीं असम में मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास और उनकी लीडरशिप को दर्शाता है कि कितने बड़े। ठीक है सर, आज समय इतना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सौरभ कागज इसलिए नहीं उठा पाया ना कि शुरू में ही आपने इनका मोरल ऐसा डाउन किया, सरनेम चेंज करके कि उसी के बारे में लगा। सर समय हो गया, मैं इतना इस बस 10 सेकंड का सुझाव ये दे रहा हूं, एक सर्वे दिल्ली में करा दीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी आज बोल गए हैं कि आज दिल्ली में इलेक्शन करा दे, भाजपा हिम्मत है तो 10 सीट नहीं जीतेगी। तो इसको पता तो चले ना हमें, दिल्ली में एक साल के अंदर किसी भी सरकार के अगर अगेंस्ट में आप कराएंगे, एक स्नैप पोल कर लीजिए, दिल्ली में करा लीजिए, चाहे फोन वाला ही वो तो लग रहा है कि हम लोग पता तो चार ही चलेगा मिल के ना। कर लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब वो वाली राजनीति शुरू हो जाएगी, मैंने कागज पे पढ़ा है, मैंने लिख के रख दिया है। मजा तो आएगा ना, मजा आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, देवेंद्र शुक्रिया आपका, शांतनु बहुत धन्यवाद आपका। आज केजरीवाल जी के आंसू आ गए। अच्छा, वाकई मेरे को मजाक की बात नहीं, केजरीवाल जी के आंसू अब रुलाएंगे किस और किस किस को? क्या बीजेपी को रुलाएंगे या राहुल गांधी को?